मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा, मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। चिदम्बरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है। आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? Union Home Minister Amit Shah continued to speak on redrafted Bharatiya Nyay Second Sanhita (BNS) bill in Lok Sabha. Referring to IPC, CRPC, Indian Evidence Act, Shah said, and I quote, "New criminal law bills will free people from colonial mindset. The 3 laws were made during the time of English." Here are some highlights from his speech. मान्यवर, अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं था। किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिला और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है। और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। तो पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदम्बरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदम्बरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है। आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। मान्यवर, ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी है। मान्यवर, पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है। सजा का दर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अंदर करे हैं, जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। हमने मान्यवर ये कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी
राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। मान्यवर, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई, हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित करने का। हमने कहा था 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों के लिए अन्याय करता है, उसको हम समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने इस वादे को भी पूरा किया। मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है, मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई। गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। मानिए सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषी करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर। हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि ये समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 60 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक केस में 25 आरोपी, तो एक के बाद एक 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल का अपील करते ही जाते थे और 10 साल तक मुकदमा चलता नहीं था। अब जिसको भी करना है 60 दिन के अंदर करना है और 60 दिन में न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में केस ट्रायल पर आएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था, अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिन के अंदर ही आप आपके गुनाह को स्वीकार कर लोगे तो सजा कम होगी। प्री बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था, अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया कंपलसरी 30 ही दिन में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। मान्यवर, ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है। कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मठित भी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते।